दोस्तों सोच के देखो, एक लड़का जो कि गुजरात के एक छोटे से गांव चोरवार से निकलता है, जेब में सिर्फ 500 और आंखों में एक बड़ा सपना लेके 17 साल की उम्र में यमन जाता है और पेट्रोल पंप पर क्लर्क की नौकरी करता है। और वही लड़का एक दिन ऐसा इंसान बन जाता है जिनका नाम गांव की छोटी गलियों से लेकर मुंबई के जाने माने लोग सबके जुबां पर आ जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं धीरू भाई अंबानी की। दोस्तों सोचो, एक पेट्रोल पंप से शुरू हुई कहानी दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी खड़ी कर देती है। वही कहानी एक फ्री सिम कार्ड के धमाके से इंडिया को दुनिया का नंबर 1 डाटा कंज्यूमर बना देती है। और वही कहानी गली गली 13,000 से ज्यादा स्टोर्स खोलकर रिलायंस को एशिया का सबसे बड़ा दुकानदार बना देती है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर कैसे एक गांव के छोटे सपनों ने पूरे दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा कर दिया। आओ जानते हैं। और हाँ, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि एंड में मैं आपको 6 धमाकेदार अंबानी परिवार के बिजनेस लेसन्स बताऊंगा, जिनको यूज करके आप अपने बिजनेस को काफी आगे बढ़ा सकते हो और अपना लाइफ चेंज भी कर सकते हो। लेकिन उससे पहले ये पूरा कहानी समझना बहुत जरूरी है, तो इसीलिए अब ध्यान से सुनना। सोच के देखो, एक लड़का जो गुजरात के एक छोटे से गांव चोरवार से निकलकर 17 साल की उम्र में सिर्फ 500 जेब में लेकर यमन पहुंचता है। यमन में वो एक पेट्रोल पंप पर क्लर्क की नौकरी करता है। आप इमेजिन कर सकते हो, एक ऐसा देश, एक ऐसी नौकरी जहां से कोई सोच भी नहीं सकता कि वो एक दिन भारत का सबसे बड़ा बिजनेसमैन बनेगा। मगर धीरू भाई के पास पैसा नहीं था, पर आंखों में सपने जरूर थे और दिमाग में एक ऐसी आग थी जो उसे बैठने नहीं देती थी। यमन में रहते हुए धीरू भाई ने दुनिया को काफी करीब से देखा। उसने सिर्फ क्लर्क का काम नहीं किया, बल्कि एक स्टूडेंट की तरह मार्केट को समझा। उसने सीखा कि कमोडिटी ट्रेडिंग में कितना पोटेंशियल है और कैसे छोटे से छोटे मार्जिन से भी बड़ा प्रॉफिट बनाया जा सकता है। दोस्तों, अब आपको लग रहा होगा एक क्लर्क कैसे इतना बड़ा बिजनेसमैन बन सकता है। बस अभी ध्यान से सुनना, क्योंकि जो अगला कदम धीरू भाई ने उठाया उसने इंडिया के पूरे टेक्सटाइल मार्केट का गेम ही बदल दिया। एक समय ऐसा आया जब धीरू भाई ने डिसाइड किया कि बस बहुत हो गया नौकरी वोकरी, अब खुद अपना कुछ करना है। और इसी सोच के साथ 1958 में वो वापस मुंबई लौट आए। सदियों पुरानी गलियों में एक छोटे से ऑफिस में एक सिंपल सा फोन टेबल पर रखा और शुरू किया पॉलिस्टर यार्न का बिजनेस। ये इंडिया के लिए नया था, लेकिन धीरू भाई के लिए एक गोल्डन मौका था। उन्होंने लोगों को समझाया सिंथेटिक कपड़ा ही फ्यूचर है, सस्ता भी, मजबूत भी और आम आदमी के लिए परफेक्ट भी। यहीं से स्टार्ट हुआ उनका पहला ब्रांड, जो कि था विमल। लेकिन उनका सपना सिर्फ कपड़ों तक सीमित नहीं था, उन्हें चाहिए था पैसा और लोगों का भरोसा। और धीरू भाई की सोच बिल्कुल अलग थी। जब बाकी बिजनेसमैन पैसे उठाने के लिए सिर्फ बैंक और फॉरेन इन्वेस्टर के पास जाते थे, तब उन्होंने डिसाइड किया कि वो सीधा इंडिया के आम आदमी के पास जाएंगे। और फिर शुरू होता है 1970s का दौर, एक ऐसा वक्त जब शेयर मार्केट सिर्फ अमीरों का खेल माना जाता था। आम आदमी उससे दूर भागता था। लेकिन असली गेम चेंजर अभी आना बाकी था। धीरू भाई ने एक ऐसा कदम उठाया जो आज तक किसी ने इंडिया में सोचा भी नहीं था, और वही कदम आम आदमी को लखपति करोड़पति बनाने वाला था। सोच रहे हो ना कैसे? चलिए देखते हैं। 1977 में धीरू भाई ने रिलायंस इंडस्ट्रीज का आईपीओ लॉन्च किया। धीरू भाई ने देश के आम लोगों को कहा, तुम भी मेरी कंपनी के मालिक बन सकते हो। और फिर क्या था, छोटे बड़े सब इन्वेस्टर अपनी बचत निकाल कर, कुछ ने तो अपना सोना तक बेचकर रिलायंस में इन्वेस्ट किया। जब आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हुआ तो देश भर के लोगों का भरोसा और भी मजबूत हो गया। पहली बार शेयर मार्केट ने आम आदमी को लखपति करोड़पति बनाया और इंडिया में एक नया दौर स्टार्ट हुआ इक्विटी कल्चर का। लोग शेयर मार्केट में इंटरेस्ट लेने लगे। इसने धीरू भाई को सिर्फ पैसा ही नहीं दिया, बल्कि लोगों का भरोसा और एक पावरफुल शेयर होल्डर बेस भी दिया। आईपीओ की सक्सेस के बाद रिलायंस के पास सिर्फ पैसा ही नहीं, बल्कि एक ऐसा शेयर होल्डर बेस था जो उन पर पूरा भरोसा करता था। अब धीरू भाई के पास पैसा भी था और लोगों का सपोर्ट भी। अब दोस्तों, यहाँ से रिलायंस का इंजन और तेजी से चलने लगा। और फिर आया 1991 की लिबरलाइजेशन। लेकिन सवाल ये था
जब पूरी देश की कंपनीज स्ट्रगल कर रही थी, तब रिलायंस ने कैसे सबको पीछे छोड़ दिया, ये सुन के आप हैरान हो जाओगे। उस टाइम इंडिया में एक बड़ी चैलेंज थी लाइसेंस राज। हर नई फैक्ट्री, हर नए प्रोडक्ट के लिए सरकारी अप्रूवल्स की लंबी लाइन लगती थी। फिर मनमोहन सिंह और नरसिम्हा राव की सरकार ने एक हिस्टोरिक डिसीजन लिया, लाइसेंस राज को खत्म करने का। मतलब अब बिजनेस करने के लिए इधर उधर के परमिशंस और सरकारी दरवाजों पर खटखटाने की जरूरत नहीं थी। कंपनीज को ग्लोबल लेवल पर compete करने का मौका मिल गया। बहुत सारी कंपनीज को ये नए रूल समझने में टाइम लग गए, लेकिन रिलायंस ने तुरंत इसका फायदा उठाकर नए फैक्ट्रीज लगाना, नए सेक्टर में एंट्री लेना और अपना धंधा बढ़ाना शुरू कर दिया। लेकिन धीरू भाई जानते थे, इतना बड़ा सफर अकेला तय नहीं किया जा सकता। उन्हें अपने सपनों को आगे ले जाने के लिए एक नई सोच, एक नई एनर्जी चाहिए थी, और यहीं पर एंट्री होती है उनके बड़े बेटे मुकेश अंबानी की। मुकेश अंबानी का पालन पोषण धीरू भाई से बिल्कुल अलग था। उन्होंने इंडिया में अपनी पढ़ाई पूरी की और फिर अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में MBA करने चले गए। वहीं स्टैनफोर्ड, जहां से दुनिया के बड़े बड़े टेक जायंट्स और एंटरप्रेन्योर्स निकलते हैं, उन्होंने अपने MBA की पढ़ाई को अधूरा छोड़ दिया और धीरू भाई के बुलावे पर इंडिया लौट आए। वो इसलिए क्योंकि धीरू भाई ने मुकेश अंबानी के सामने एक ऐसा प्रोजेक्ट रखा था जो उनके करियर का टर्निंग पॉइंट बन गया, पतलगंगा पेट्रोकेमिकल प्लांट। इस प्रोजेक्ट को जीरो से स्टार्ट करना, और मुकेश अंबानी ने बिना सोचे इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया। ये सिर्फ एक चैलेंज नहीं था, बल्कि अपने पिता के सपनों को हकीकत में बदलने का एक मिशन था। मुकेश अंबानी ने अपने पापा धीरू भाई के सपनों को और बड़ा कर दिया। जहां धीरू भाई ने नीचे की बेस रखी, मुकेश ने उस पे बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी कर दी। रिलायंस उनके लिए सिर्फ एक परिवार का नाम नहीं था, बल्कि एक ऐसी टीम थी जहां हर आदमी जान लगा के काम करता था। बाप बेटे ने मिलकर कंपनी को इतना बड़ा बनाया, और बाद में मुकेश ने अकेले ही रिलायंस को हर इंडस्ट्री में नंबर 1 बना दिया। उनकी कहानी सिर्फ पैसे कमाने की नहीं, बल्कि देश की इकोनॉमी को बढ़ाने की है। शुरुआत हुई थी रिलायंस टेक्सटाइल से विमल ब्रांड के साथ। ये वो दौर था जब सिंथेटिक कपड़े इंडियन मार्केट में नया था। धीरू भाई ने इसकी पोटेंशियल देखी और घर घर तक इस ब्रांड को पहुंचा दिया। लेकिन धीरू भाई यही नहीं रुके, वो टेक्सटाइल से बढ़े पॉलिस्टर की तरफ, फिर पेट्रोकेमिकल्स की तरफ। एक के बाद एक इंडस्ट्री में ऐसे एंटर किया कि पूरा मार्केट हिल गया। जब धीरू भाई ने ऑयल रिफाइनरी बनाने का फैसला लिया तो सब हैरान थे। बॉम्बे डाइंग जैसे कंपनी को पीछे छोड़ते हुए उन्होंने इंडिया की सबसे बड़ी और वर्ल्ड की सबसे कॉम्प्लेक्स रिफाइनरी जामनगर में बनाने का सोचा, और दुनिया हैरान रह गई जब उनका वो सपना मुकेश अंबानी ने सच करके दिखाया। 2000 के शुरुआत में मुकेश अंबानी की लीडरशिप में रिलायंस ने गुजरात के जामनगर में दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी बनाई। जब ये रिफाइनरी शुरू हुई तो इसने दुनिया को हैरान कर दिया। ये कोई आम रिफाइनरी नहीं था, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी ग्रास रूट रिफाइनरी थी। ग्रास रूट रिफाइनरी का मतलब होता है जो बिल्कुल जीरो से डिजाइन और कंस्ट्रक्ट की गई हो, न कि कोई पुरानी रिफाइनरी को एक्सपेंड करके बनाई हो। इस रिफाइनरी की कैपेसिटी 1.24 मिलियन बैरल्स पर डे है। नॉलेज के लिए बता दूं, एक बैरल में 159 लीटर्स होते हैं। मतलब जामनगर रिफाइनरी एक दिन में 19 करोड़ लीटर से ज्यादा पेट्रोल, डीजल एंड फ्यूल प्रोसेस करती है। सोचो जरा, एक रिफाइनरी जो 19 करोड़ लीटर फ्यूल एक दिन में प्रोसेस करती है और 100 से ज्यादा देशों को सप्लाई करती है। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। असली चैलेंज मुकेश अंबानी के सामने अभी आना था। मुकेश अंबानी ने सिर्फ रिफाइनरी बनाने की सोची ही नहीं, उन्होंने वहीं पर पावर प्लांट बनाया जो रिफाइनरी को इलेक्ट्रिसिटी देता है। एक प्राइवेट पोर्ट भी बनाया जो क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है और फिनिश प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता है। यानी रॉ मटेरियल समंदर से आया, रिफाइनरी में प्रोसेस हुआ और फिर पेट्रोल डीजल बनकर निकल गया। एक ही कैंपस में सब कुछ। आज जामनगर रिफाइनरी सिर्फ इंडिया की गाड़ियों को ही फ्यूल नहीं देता, बल्कि दुनिया के 100 से ज्यादा देशों में एक्सपोर्ट भी करता है, जैसे यूरोप, USA, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका। इंडिया अब सिर्फ पेट्रोल इंपोर्ट करने वाला देश नहीं, बल्कि रिफाइंड फ्यूल एक्सपोर्ट करने वाला देश भी बन गया। ये रिफाइनरी रिलायंस के टोटल रेवेन्यू का सबसे बड़ा हिस्सा है। लेकिन कहते हैं ना, जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। 2002 में धीरू भाई अंबानी के निधन के बाद रिलायंस परिवार के अंदर
मतभेद होने लगा और इन्हीं के चलते आखिरकार 2005 में रिलायंस दो हिस्सों में बट गया। मुकेश अंबानी के पास आया रिफाइनरीज, ऑयल गैस और टेक्सटाइल जैसे कोर बिजनेसेस, जबकि अनिल अंबानी के पास गया टेलीकॉम, पावर और फाइनेंस का वेंचर्स। यहीं से मुकेश अंबानी की असली चैलेंज शुरू होती है, जहां उन्हें अपने पिता की छोड़ी हुई लेगेसी को अपने विजन के साथ आगे बढ़ाना था। 2005 के बाद जब मुकेश अंबानी ने रिलायंस का कमांड संभाला, उन्होंने सिर्फ रिफाइनरीज पर फोकस नहीं किया, उन्होंने डिसाइड किया कि रिलायंस को हर घर तक ले जाना है और इसीलिए उन्होंने 2006 में रिलायंस रिटेल की शुरुआत करी। एक ऐसी मास्टर स्ट्रोक जहां अंबानी ने डिसाइड किया कि भारत का सबसे बड़ा दुकानदार अब रिलायंस होगा और यहीं से स्टार्ट हुआ एक ऐसा जर्नी जो आज इंडिया के शॉपिंग कल्चर को बदल चुका है। आज रिलायंस रिटेल के पास 13,000 से भी ज्यादा दुकानें हैं और ये सिर्फ बड़े मॉल्स में ही नहीं बल्कि छोटे टाउन्स और गाँव तक फैली हुई है। रिलायंस के अंदर अलग अलग तरह की दुकानें आज चल रही हैं, जैसे रिलायंस फ्रेश जो एकदम अपने किराने की दुकान जैसी है, जैसे दाल, चावल, आटा, तेल और सब्जी सब मिलता है। लेकिन शॉपिंग सिर्फ पेट भरने तक थोड़ी होती है। घर के राशन के साथ साथ दिल भी चाहता है नए कपड़े, नए फैशन और वहीं पर एंट्री होती है रिलायंस ट्रेंड्स की, फैशन की ऐसी दुकान जहां कपड़े अफोर्डेबल भी हैं और स्टाइलिश भी। अब राशन हो गया, कपड़े भी हो गए, लेकिन घर तभी कंप्लीट लगता है जब टेक्नोलॉजी का तड़का हो और उसके लिए है रिलायंस डिजिटल, एक ऐसी दुकान जहां मोबाइल से लैपटॉप, टीवी से फ्रिज, वॉशिंग मशीन तक सब एक ही छत के नीचे मिलता है। मतलब एक फैमिली की सारी टेक्नोलॉजी की जरूरत का फुल सॉल्यूशन। पर दोस्तों, घर की शॉपिंग और गैजेट के बाद एक और चीज होती है जो हर इंडियन फैमिली के लिए खास होती है, वो है सोना, चांदी और हीरे मोती। और वहीं पर रिलायंस ज्वेल्स अपनी चमक दिखाता है, एकदम गोल्ड और डायमंड की दुकान जहां शादी ब्याह हो या कोई स्पेशल ओकेजन, सब कुछ एक ही जगह मिलता है। लेकिन रिलायंस ने सिर्फ बड़े मॉल्स और फैशन तक ही अपना एम्पायर नहीं बनाया, गांव-गांव और गली-गली में एक और नाम घर घर तक पहुंच गया है, जियो मार्ट। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो किराना दुकान को डायरेक्टली आपसे कनेक्ट करता है। मतलब व्हाट्सएप पर एक सिंपल ऑर्डर करो और राशन आपके घर के दरवाजे पर। अब सोचिए दोस्तों, आप चाहे मुंबई के एक बड़े मॉल में घूम रहे हो या फिर किसी छोटे गांव के बाजार में गए हो, चांसेस बहुत ज्यादा है कि आपको रिलायंस की कोई न कोई दुकान मिल ही जाएगी। एक ही कंपनी ने आपके शॉपिंग बास्केट के ऑलमोस्ट हर आइटम को अपने अंडर कर लिया है। मतलब सुबह चाय से लेकर रात के खाने तक आप कहीं न कहीं रिलायंस रिटेल से टच होते ही हो। अब दोस्तों, नंबर सुन के तो आप हैरान रह जाओगे। रिलायंस रिटेल का एनुअल रेवेन्यू 2023 के डाटा के हिसाब से 2.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा का है। कस्टमर बेस की बात करें तो 35 करोड़ से ज्यादा लोग हर साल रिलायंस रिटेल से शॉपिंग करते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, रिलायंस के पास पूरे भारत भर में 13,900 से ज्यादा फिजिकल आउटलेट हैं। ऊपर से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जियो मार्ट और अजियो, जिन पे करोड़ों लोग डेली शॉपिंग करते हैं। ये फिगर रिलायंस को सिर्फ इंडिया का ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे बड़ा रिटेलर में शामिल कर देता है। मतलब कि आप चाहे गांव की छोटी गली में हो या मेट्रो सिटी के बड़े मॉल्स में, रिलायंस रिटेल आपके आसपास जरूर मिलेगा। अब दोस्तों, आप सोच रहे होंगे इतना बड़ा रिटेल एम्पायर बनाने के बाद रिलायंस रुक गया होगा? बिल्कुल नहीं। अब जो स्टेप मुकेश अंबानी ने उठाया उसने पूरा टेलीकॉम इंडस्ट्री हिला के रख दिया और वही स्टेप इंडिया के डिजिटल फ्यूचर की कहानी लिखने वाला था। उन्होंने सोचा, जब घर का राशन और कपड़ा हम दे सकते हैं तो इंटरनेट क्यों नहीं? और फिर 2016 आया जब एक नई कहानी लिखी गई रिलायंस जियो के लॉन्च के साथ। वैसे आपको याद दिला दूं, वीडियो के एंड में मैं आपको अंबानी के 6 बिजनेस लेसन्स बताऊंगा जो आपके करियर या बिजनेस को जीरो से हीरो बना सकता है। लेकिन उससे पहले देखिए जियो ने कैसे इंडिया के डिजिटल मैप ही बदल डाला। दोस्तों, 2016 का इंडिया याद करो। उस टाइम मोबाइल डाटा इतना महंगा था कि लोग 1 GB डाटा को महीने भर चलाते थे। इंटरनेट चलाना एक लग्जरी लगता था। आम आदमी सोचता था कि नेट तो सिर्फ शहर के बड़े लोग अफोर्ड कर सकते हैं। फिर सितंबर 2016 में एक नया धमाका आता है रिलायंस जियो के साथ। मुकेश अंबानी ने एक ही विजन रखा, हर हिंदुस्तानी के हाथ में सस्ता इंटरनेट होना चाहिए। जियो सिम के साथ अंबानी ने अनाउंस किया फ्री सिम कार्ड, फ्री अनलिमिटेड 4G डाटा,
पहले 3 महीने के लिए और फ्री वॉइस कॉल्स पूरे लाइफ टाइम के लिए। सोचो जरा, पहले जहां लोग 1 GB डाटा के लिए 250 से 300 रुपए देते थे, अब वो बिल्कुल फ्री मिल रहा था। और फिर हुआ कुछ ऐसा जो किसी ने इमेजिन भी नहीं किया था। पूरे इंडिया भर में जियो सिम की लाइन लग गई। शहर के मॉल से लेकर गांव के छोटे दुकान तक लोग जियो सिम लेने के लिए भीड़ लगाने लगे। एक दुकानदार के पास दिन भर में 500 से 600 लोग जियो सिम लेने आ जाते थे। स्कूल के बच्चे, गांव के स्टूडेंट्स, हाउसवाइफ, ऑफिस वर्कर सब एक ही बात कह रहे थे, भाई जियो लगवा लो, जियो लगवा लो। जियो ने सिर्फ सिम नहीं दिया, जियो ने इंडिया का पूरा डिजिटल कल्चर ही बदल दिया। गांव का स्टूडेंट पहली बार यूट्यूब पर फ्री ट्यूटोरियल्स और ऑनलाइन क्लासेस देख पाया। माँ बहन व्हाट्सएप और वीडियो कॉल्स के जरिए दूर के रिश्तेदार से कनेक्ट हो गई। बच्चे पबजी, फ्री फायर और टिकटॉक पर दुनिया से जुड़ गए। शॉपकीपर्स और छोटे बिजनेसमैन पहली बार पेटीएम, यूपीआई पेमेंट्स और ऑनलाइन बैंकिंग यूज करने लगे। सिर्फ 1 साल में इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल डाटा कंज्यूमर बन गया। 2016 के पहले इंडिया में एवरेज डाटा यूजेज सिर्फ 500 MB पर यूजर्स पर मंथ का था। मतलब 1-2 गाने डाउनलोड किए और डाटा खत्म। पर जियो आने के बाद ये यूजेज सीधा जंप करके 14 से 15 GB पर यूजर पर मंथ हो गया। सोचिए, 500 MB से सीधा 15 GB। ये सिर्फ ग्रोथ नहीं थी, ये एक डाटा रिवॉल्यूशन था। और 6 साल बाद 2022 तक इंडिया वर्ल्ड का नंबर 1 मोबाइल डाटा कंज्यूमर बन गया। आज जियो के पास 400+ मिलियन एक्टिव यूजर्स हैं। मतलब देश के हर दूसरे घर में एक जियो सिम यूजर्स जरूर मिलेगा। सोचो दोस्तों, एक कंपनी ने एक सिम कार्ड लॉन्च करके पूरे भारत की इंटरनेट कल्चर को बदल दिया। आज अगर आप यूट्यूब देख रहे हो, व्हाट्सएप यूज कर रहे हो या यूपीआई से पेमेंट कर रहे हो, कहीं ना कहीं उनके पीछे जियो का कंट्रीब्यूशन जरूर है। जियो के फ्री डाटा से इंडिया ऑनलाइन हो गया था, लेकिन अंबानी यहाँ भी रुकने वाले नहीं थे। उनकी प्लानिंग थी कि अब हर हिंदुस्तानी की शॉपिंग, पेमेंट, इंटरटेनमेंट और एजुकेशन को डिजिटल बनाना। रिलायंस ने जियो मार्ट लॉन्च किया, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जहां से आप घर बैठे ग्रोसरी ऑर्डर कर सकते हो। मतलब जो काम पहले लोकल किराने वाले से होता था, अब फोन से एक क्लिक से हो जाता है। लेकिन असली धमाका तब हुआ जब दुनिया के सबसे बड़े टेक जाइंट मेटा और गूगल ने रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म में करोड़ों डॉलर इन्वेस्ट किए। 2020 में फेसबुक ने रिलायंस जियो में 43,574 करोड़, लगभग $6 बिलियन इन्वेस्ट किया। वहीं गूगल ने 33,737 करोड़, लगभग $4.5 बिलियन इन्वेस्ट किया। मतलब सोचो, दुनिया के दोनों सबसे पावरफुल इंटरनेट कंपनीज, उन्होंने अपना पैसा अंबानी के साथ लगाया। इस पार्टनरशिप का एक बड़ा फायदा ये है कि व्हाट्सएप और जियो मार्ट को इंटीग्रेट किया गया। मतलब आप व्हाट्सएप पर ही ग्रोसरी ऑर्डर कर सकते हो। रिलायंस ने जियो मार्ट के जरिए आपका राशन घर तक पहुंचाया और फेसबुक, गूगल जैसे जायंट का इन्वेस्टमेंट से डिजिटल एम्पायर खड़ा कर दिया। लेकिन अंबानी को पता था कि इंडिया में सबसे बड़ा क्रेज है इंटरटेनमेंट और क्रिकेट का, और जब उन्होंने इस दुनिया में एंट्री मारी तो पूरा गेम ही बदल डाला। रिलायंस की कंपनी वियाकॉम 18 आज भारत की इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का सबसे बड़ा प्लेयर्स में से एक है। और ये सिर्फ टीवी चैनल्स तक सीमित नहीं है, इसका कंट्रोल आपके स्पोर्ट्स, मूवीज, म्यूजिक और ऑनलाइन स्ट्रीमिंग तक फैला हुआ है। पिक्चर अभी बाकी थी और सबसे बड़ा ट्विस्ट आया जब रिलायंस ने क्रिकेट को अपना एम्पायर का हिस्सा बनाया। 2022 में बीसीसीआई ने आईपीएल के ब्रॉडकास्टिंग राइट को ऑक्शन पर रखा और वहां अंबानी जी की कंपनी ने एक हिस्टोरिक डील क्रैक की। वियाकॉम 18 ने 23,758 करोड़ खर्च करके 5 साल के लिए आईपीएल का डिजिटल राइट खरीद लिया। मतलब अब आने वाले 5 साल तक अगर आप आईपीएल ऑनलाइन देखना चाहते हो तो वो आपको रिलायंस के प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा पर ही देखना पड़ेगा। 2023 आईपीएल के टाइम जियो सिनेमा पर 32 मिलियन लाइव व्यूअर्स एक साथ आए। दुनिया भर का रिकॉर्ड टूट गया। मतलब जितना पूरा ऑस्ट्रेलिया का पॉपुलेशन है, उतने लोग एक साथ जियो सिनेमा पर मैच देख रहे थे। और दोस्तों, मुंबई इंडियंस जो आईपीएल की सबसे सक्सेसफुल और वैल्यूएबल टीम्स में से एक है, वो भी अंबानी फैमिली की है। मुंबई इंडियंस ने 5 बार आईपीएल ट्रॉफी जीती है और उसका ब्रांड वैल्यू $1.3 बिलियन के आसपास का है। मतलब क्रिकेट, टीवी, इंटरटेनमेंट सब रिलायंस के नेटवर्क के अंदर आ रहा है। दोस्तों, अब आपने देखा कि अंबानी परिवार ने टेक्सटाइल से लेकर रिफाइनरी, टेलीकॉम, रिटेल और क्रिकेट तक हर जगह अपना एम्पायर बना लिया। लेकिन सवाल ये है, आखिर उनकी सक्सेस का फॉर्मूला क्या था? वो कौन से रूल्स हैं जो उन्होंने फॉलो किए जिससे वो जीरो से हीरो बन गए? दोस्तों, अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो सिर्फ थ्योरी नहीं, बल्कि अंबानी की रियल लाइफ बिजनेस लेसन्स हैं जो आपके छोटे से धंधे या करियर को भी ऊपर ले जा सकता है।
इसलिए अब ध्यान से सुनना। पहला है थिंक बिग स्टार्ट स्मॉल। सोचो एक परिवार जिसने सिर्फ 500 से शुरुआत की थी, 500 रुपये में तो आज एक स्मार्टफोन भी मुश्किल से आता है। लेकिन अंबानी परिवार ने छोटी शुरुआत के साथ बड़ा सोचना कभी नहीं छोड़ा। इसीलिए शुरुआत छोटी हो तो कभी घबराना मत, सपने हमेशा बड़ी रखनी चाहिए। दूसरा है रिस्क लेना सीखो। 2016 याद है जब जियो ने फ्री डाटा दिया था, पूरा टेलीकॉम इंडस्ट्री हिल गया था। ये एक बहुत बड़ा रिस्क था, क्योंकि अगर ये प्लान फेल हो जाता तो हजारों करोड़ों डूब जाते। लेकिन वही रिस्क ने रिलायंस को नंबर 1 बना दिया। तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट है कस्टमर पे फोकस करो। जियो का फ्री डाटा एक बिजनेस स्टंट नहीं था, ये आम आदमी के प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा था। इंटरनेट सबके लिए सस्ता होना चाहिए, और जब कस्टमर खुश हो जाता है बिजनेस अपने आप बड़ा हो जाता है। तो इसीलिए आप लोग कस्टमर के प्रॉब्लम्स सॉल्व करने पे फोकस करो, सक्सेस आपके पीछे दौड़ कर आएगी। चौथा है हर प्रॉब्लम में अपॉर्चुनिटी देखो। टेक्सटाइल मार्केट में काफी मुश्किल थी, सब कॉटन में काम कर रहे थे, लेकिन धीरू भाई ने देखा कि पॉलिस्टर और पेट्रोकेमिकल्स फ्यूचर है, और वहीं उनका मास्टर स्ट्रोक बना। मतलब ये हुआ कि जहां लोग रुक जाते हैं वहीं आपको एक नई राह मिल सकती है। एंड लास्ट है कि फ्यूचर को पहले समझो। धीरू भाई अंबानी ने पॉलिस्टर का फ्यूचर देखा, जब टेलीकॉम महंगा था मुकेश ने जियो का सपना देखा, और वह ग्रीन एनर्जी और एआई में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो हमेशा आज से आगे का सोचो, कल की डिमांड को आज समझो, तभी आप लीडर बन पाओगे। तो दोस्तों अब आपने देखा कैसे एक चाय बेचने वाले बाप का बेटा आज दुनिया का सबसे पावरफुल बिजनेस एम्पायर का मालिक बन गया। रिलायंस सिर्फ एक कंपनी नहीं है, ये एक सिस्टम है जो हमारी रोजी रोटी, शॉपिंग, इंटरनेट, एंटरटेनमेंट, पेट्रोल, इलेक्ट्रिसिटी, हर चीज को टच करता है। और मैं मानता हूँ अगर हम इन 4 से 5 चीजों को अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट करें तो छोटी सी छोटी शुरुआत भी एक बड़ा बदलाव ला सकती है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अंबानी के सफर का कौन सा पार्ट आपको सबसे इंस्पायरिंग लगा? जियो की फ्री डाटा वाली स्ट्रेटेजी या धीरू भाई अंबानी का 500 से एम्पायर खड़ा करना? कमेंट में जरूर बताओ। और आपको भी अपने बिजनेस को आगे ले जाना है तो वो भी बताओ, मैं आपको फ्री टिप्स भी दूंगा। और हाँ, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। थैंक यू।